गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट की। कॉम्पटन इफेक्ट 1923 में A.H. कॉम्पटन के द्वारा दिया गया था। कॉम्पटन ने बताया कि प्रकाश की किरण जो होती है, प्रकाश की किरण जो होती है उसकी द्वैत प्रकृति होती है, और द्वैत प्रकृति के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो कॉम्पटन ने ये बताया था कि प्रकाश की जो कणीय प्रकृति का जो प्रमाण है उसके बारे में इसने बताया था। कॉम्पटन ने बताया कि एक निश्चित तरंगदैर्ध्य के जब एक वर्णीय प्रकाश की एक्स किरण को प्रकीर्णित करने वाले द्रव्य के नमूने कार्बन हो सकता है या एल्यूमिनियम हो सकता है, पर यदि डाला जाता है तो एक्स किरण स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा प्रकीर्णित विकिरणों का परीक्षण करने पर यह पाया कि प्रकीर्णित विकिरणों का तरंगदैर्ध्य लैम्डा जो है आपतित विकिरण के तरंगदैर्ध्य लैम्डा से अधिक होता है। यहाँ दो लैम्डा हो गए, एक तो प्रकीर्णित विकिरण के तरंगदैर्ध्य जिसको हम लैम्डा डैश कह रहे हैं, एक आपतित विकिरण का तरंगदैर्ध्य जिसको हम लैम्डा कह रहे हैं। तो लैम्डा डैश का मान जो होता है वो लैम्डा से अधिक होता है, यानी आपतित विकिरण का तरंगदैर्ध्य लैम्डा और एक है प्रकीर्णित विकिरण का तरंगदैर्ध्य लैम्डा। तो प्रकीर्णित विकिरण का तरंगदैर्ध्य जो लैम्डा है वो आपतित विकिरण के तरंगदैर्ध्य से ज्यादा होता है, अर्थात उसकी आवृत्ति कम हो जाती है, और इस प्रकार इन कम आवृत्ति की रेखाओं को कॉम्पटन रेखाएं तथा इस परिघटना को कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। और जो लैम्डा का जो डिफरेंस है जिसको हम कह रहे हैं तरंगदैर्ध्य का, यह जो लैम्डा डेल लैम्डा जिसको हम कह रहे हैं वो होता है तरंगदैर्ध्य का विस्थापन। ये सबसे पहले कॉम्पटन ने बताया था 1923 में। यानी प्रकाश की जो कणीय प्रकृति है उसका यह एक प्रमाण है जिसमें लैम्डा और लैम्डा डैश के डिफरेंस का डेल लैम्डा जिसको कॉम्पटन विस्थापन कहा। हम इसको यहाँ एक डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ ये मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है, जो आपतित विकिरण जिसको हम कहते हैं आपतित एक्स किरण है। यहाँ पर एक सब्सटेंस है, इसके ऊपर जब ये लैम्डा वाली विकिरण जो है आपतित होती है और जब यहाँ से ये विकिरणित हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है, तो देखिए ये लैम्डा डैश का मान है, ये लैम्डा डैश है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है ये, और इस प्रकार से ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसकी एनर्जी E बराबर एच न्यू है, और यहाँ इसकी एनर्जी है जिसको हम कह रहे हैं E डैश, वो एच न्यू डैश के बराबर है। इसकी यहाँ हम व्याख्या कर सकते हैं। कॉम्पटन प्रभाव को समझाने के लिए माना कि एक फोटोन है जिसकी ऊर्जा एच न्यू है और उसका संवेग है एच न्यू अपॉन सी। m0 द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन से जब ये टकराती है, यानी कहने का मतलब है कि कोई फोटोन है जो एक m0 द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन से टकराता है, टक्कर के फलस्वरूप एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक आवृत्ति और संवेग जो है वो क्रम से शून्य होता है। वह टक्कर के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा ग्रहण करता है और ग्रहण करके ये उत्सर्जित होता है। माना कि टक्कर के पश्चात जो इलेक्ट्रॉन है की कुल ऊर्जा mc² है तथा संवेग जो है उसका टक्कर के पश्चात mv हो जाता है, mv हो जाता है, जो x अक्ष के साथ फाई कोण बनाता है, इसको आप यहां देख सकते हैं। ये थीटा है और ये फाई है। कॉम्पटन ने फोटोन और इलेक्ट्रॉन के टक्कर को पूर्णतः प्रत्यास्थ माना, यानी ये जो टक्कर है फोटोन और इलेक्ट्रॉन की जो टक्कर हो रही है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है, इलास्टिक होती है, और ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण के नियम का उपयोग करते हुए तरंगदैर्ध्य में विस्थापन को ज्ञात किया, जो निम्न प्रकार से हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम जानते हैं कि एच न्यू प्लस एम नोट सी स्क्वायर बराबर एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर।
टक्कर के पश्चात और टक्कर से पहले, दोनों में उसका ऊर्जा और उसका समय। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार एक्स अक्ष पर टक्कर से पूर्व का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग, इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 के द्वारा देख सकते हैं। एच न्यू अपॉन सी प्लस नो 0, क्योंकि टक्कर से पूर्व इसका संवेग 0 था और टक्कर के पश्चात इसका जो है एच न्यू डैश अपॉन सी कोस थीटा प्लस एम वी कोस फाई। दो एंगल बन रहे हैं, एक थीटा है और एक फाई है। ये इक्वेशन नंबर 2 हम इस तरीके से हम प्राप्त करते हैं। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ समीकरण 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एम वी कोस फाई बराबर एच न्यू अपॉन सी और माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी कोस थीटा। यानी ये वाली जो राशि है इसको हम इधर ले जाते हैं तो ये हमारा इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। एम वी कोस फाई बराबर एच अपॉन सी दोनों में है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, एच सी हो गया और न्यू माइनस न्यू डैश कोस थीटा हमारे को प्राप्त होता है। एम वी कोस फाई बराबर एच सी से न्यू माइनस न्यू डैश कोस थीटा। यहाँ सी जो है प्रकाश का वेग है, वाई एक्स पर टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात, दोनों एक्सेस पर हम देख रहे हैं, एक्स एक्सेस पर और वाई एक्सेस के ऊपर, दोनों पर हम इसको देख सकते हैं। यहाँ वाई एक्सेस के ऊपर देख रहे हैं, वाई एक्सेस के ऊपर ये है ना, ये इलेक्ट्रॉन है और इस प्रकार से ये फाई एंगल है, ये थीटा एंगल बनाते हुए हैं और इसको आप इसके अनुसार भी देख सकते हैं। यहाँ एल के अपॉन साइन थीटा का के बराबर है, ए अपॉन के जो है कोस थीटा के बराबर है और एल अपॉन ए यहाँ पर टेन थीटा के बराबर है। या लंब आधार और कर्ण ये है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो है वाई एक्सेस के ऊपर जो है पहले टक्कर से पहले का जो है मान और ये जो है टक्कर के पश्चात का मान जो है वो हम इक्वेशन नंबर 4 से हम प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार से एच न्यू साइन थीटा प्लस एम वी सी साइन थीटा, यानी यहाँ पर हम एलसीएम लेकर के इसको हम सोल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को, तो हमारा ये इक्वेशन प्राप्त हो जाता है, एच न्यू डैश साइन थीटा प्लस एम वी सी साइन फाई अपॉन सी। और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ जो ये जो मान है एच न्यू डैश साइन थीटा, इसको यदि हम इधर कर दें और ये जो मान है इसको हम यहाँ इधर कर दें तो ये माइनस के रूप में प्राप्त हो जाएगा, माइनस एम वी सी साइन फाई। और यहाँ हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस एम वी सी साइन फाई बराबर एच न्यू डैश साइन थीटा। समीकरण 3 और एक समीकरण 3 था जो एक्स एक्सेस के लिए था हमारे पास, और एक इक्वेशन हमारे पास जो है वाई एक्सेस के लिए था। समीकरण जिसको हम 5 कह रहे हैं, 3 और 5 का वर्ग करके हम जोड़ें तो हमारे को इक्वेशन प्राप्त हो जाता है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई बराबर एच स्क्वायर ब्रैकेट न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश कोस थीटा प्लस न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और आगे इस इक्वेशन को और यदि हम देखते हैं सोल्व करते हैं तो चूंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई का मान जो है 1 होता है, इसलिए ये मान हो जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश कोस थीटा प्लस न्यू डैश स्क्वायर। और इस प्रकार से हम जानते हैं समीकरण 1 जो हमने पहले देख लिया, उस समीकरण 1 से हम देखते हैं कि एच न्यू प्लस एम नोट सी स्क्वायर बराबर एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर इक्वेशन होता है। और इस समीकरण के आधार पर यदि हम इसका वर्क करते हैं एम सी स्क्वायर और तो हमारे को ये जो है इस इक्वेशन प्राप्त होता है, इसको इधर रीअरेंज कर देते हैं तो ये इक्वेशन प्राप्त होता है। और इसका वर्क करने पर हमारे को जो इक्वेशन प्राप्त होगा, एम का वर्क करने पर एम स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर का वर्क करने पर सी 4 हो जाएगा। और इस तरीके से संपूर्ण जो इक्वेशन है इसका वर्क करने पर हमारे को इक्वेशन नंबर 7 प्राप्त हो जाता है। अब समीकरण 6 जो हमने पहले दो इक्वेशन, एक एक्स एक्सेस पे था, एक वाई एक्सेस के ऊपर जो इक्वेशन हमने प्राप्त किए थे, उन दोनों इक्वेशन से हमने इक्वेशन 6 प्राप्त किया था। और उस 6 इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 7 हमने प्राप्त किया समीकरण
एक से जिसका हमने स्क्वायर किया, रीअरेंज करके स्क्वायर किया, और रीअरेंज करके स्क्वायर करने पर जो इक्वेशन 7 प्राप्त हुआ, उस 7 में से समीकरण 6 को हम घटा देते हैं। घटाने पर जो हमारी को इक्वेशन प्राप्त होता है वो इक्वेशन प्राप्त होता है 8। समीकरण 8 जो है वो इक्वेशन प्राप्त होता है एम स्क्वायर सी स्क्वायर का होल ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर बराबर एच 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश का होल ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 8 प्राप्त होता है। सापेक्षवाद सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान m तथा उसके विश्राम द्रव्यमान रिलैक्सेशन टाइम के दौरान जो मास था m नॉट में, हम जानते हैं कि ये संबंध जो है इक्वेशन 9 के अनुसार होता है, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं m बराबर m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस न्यू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और इस प्रकार से समीकरण 9 प्राप्त होता है। इस समीकरण 9 का यदि हम वर्क कर देते हैं, समीकरण 9 का वर्क कर देते हैं तो हमारी को इक्वेशन प्राप्त हो जाता है इक्वेशन नंबर 10 एम स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सॉरी सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। और इक्वेशन 10 से एम स्क्वायर का मान समीकरण 8 में रखने पर हमारे को जो इक्वेशन प्राप्त होता है वो इस तरीके से प्राप्त होता है। रखने पर ये इक्वेशन प्राप्त होगा। और इसको हम देखते हैं कि यहाँ ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाती है, और इसी तरीके से ये वाली वैल्यू जो है यहाँ कुछ राशि यहाँ से कैंसिल हो जाती है और इक्वेशन हमारे को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये टोटल राशि 0 के बराबर हो जाती है और इस तरीके से हमारे को इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं और सोल्व करके हमारे पास इक्वेशन आ जाता है ये वाला h अपॉन एम नॉट सी मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कोस थीटा बराबर न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू माइनस न्यू डैश डॉट सी, सॉरी न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश डॉट सी। मल्टीप्लाई के रूप में है, ये माइनस के रूप में है। और आगे हम देखते हैं कि ये h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कोस थीटा बराबर, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं सी अपॉन न्यू डैश माइनस सी अपॉन न्यू का होल ब्रैकेट, चूंकि न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है और लैम्डा बराबर सी अपॉन न्यू होता है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और आगे हम देख सकते हैं इस जो है लैम्डा बराबर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये हमने कॉम्पटन इफेक्ट में हमने देखा था कि प्रकीर्णित विकिरण का तरंग दैर्ध्य और आपतित विकिरण के तरंग दैर्ध्य का जो अंतर होता है उसको हम डेल लैम्डा कह रहे हैं। और इस प्रकार से ये जो है लैम्डा के बराबर हो जाता है और इसका डिफरेंस जो है डेल लैम्डा हो गया और ये वाली इक्वेशन राशि यहाँ पर आ जाती है। और इस प्रकार से डेल लैम्डा बराबर 2h अपॉन एम नोट सी मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। यहाँ डेल लैम्डा को हम कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इस प्रकार से प्रकीर्णित जो है प्रकीर्णित विकिरण का तरंग दैर्ध्य लैम्डा डैश हमेशा ही आपतित विकिरण के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। और इस प्रकार से हम डेल लैम्डा की कैलकुलेशन कर सकता है। इस व्यंजक से ज्ञात होता है कि डेल लैम्डा न तो पदार्थ की प्रकृति पर और न ही आपतित विकिरण के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, अपितु डेल लैम्डा का मान जो है प्रकीर्णन के कोण थीटा पर निर्भर करता है। कॉम्पटन ने इस समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन भी किया और प्लांक के सिद्धांत का इससे बल मिला और इलेक्ट्रॉन की जो कणीय प्रकृति की भी इससे पुष्टि हुई। जैसे हम इसमें यहाँ पर अलग अलग देख सकते हैं कि थीटा का मान जब 0 हो तब क्या होगा और जब थीटा का मान 90 डिग्री हो तो क्या होगा। यहाँ हम पॉइंट नंबर 1 में देख सकते हैं यदि थीटा का मान 0 हो अर्थात आपतित विकिरण और प्रकीर्णित विकिरण समानांतर दिशा में हो तो डेल लैम्डा का मान 0 हो जाएगा। और इसी तरीके से यदि हम थीटा का मान 90 डिग्री कर देते हैं तो प्रकीर्णित जो कोण है 90 डिग्री का हो जाएगा, अर्थात आपतित और प्रकीर्णित विकिरण जो है लंबवत दिशा में होती है। ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और साइन स्क्वायर 45 डिग्री का हो जाएगा और 45 का मान जो होता है वो होता है, तो इसको मान जो रखेंगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर और इस प्रकार से 1/2 मान होता है। और डेल लैम्डा का मान जो है 2h अपॉन एम नॉट सी इंटू मल्टीप्लाई बाई 1/2 और ये मान आ जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो h अपॉन एम नॉट सी आ जाता है। और इस प्रकार से डेल लैम्डा जो है डेल लैम्डा का मान जो है यदि हम यहाँ पर इन सब का मान h का मान और ये मान रखते हैं तो हमारे को जो इसका मान प्राप्त होता है
वो डेल लैम्डा का मान होता है 0.0242 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा के इस मान को हम कोई इलेक्ट्रॉन का क्वांटम तरंगदैर्ध्य कहते हैं। यदि प्रकीर्णित कोण का मान थीटा का मान 180 डिग्री हो, अर्थात आपतित विकिरण से और प्रकीर्णित ठीक एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का मान जो है वो हो जाता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर 90 डिग्री, और इसका मान होता है 1। और ऐसी स्थिति में लैम्डा का मान हो जाता है 0.084 एंगस्ट्रॉम। क्वांटम प्रभाव का ये प्रायोगिक सत्यापन है। देख सकते हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर ये एक शीशे का चैम्बर है, यहाँ एक एक्स किरण ट्यूब लिखी रखते हैं, और एक यहाँ पर जो है एक वर्णीय प्रकाश जो होता है ये एक्स किरण के माध्यम से यहाँ पर इस स्लिट S1 से पास होता है, जहाँ पर एक पिन होल होता है यहाँ पर, और इस प्रकार से ये R जो है यहाँ से ये इसे टक्कर करके ये इस डायरेक्शन में अंदर स्लिट S2 और S3 से पास होता है, और यहाँ C से टक्कर करता है, और C से टक्कर करने के पश्चात यहाँ से ये यहाँ I वाले चैम्बर में आ जाता है। और इस प्रकार से हम इसका प्रायोगिक सत्यापन कर सकते हैं। डेल लैम्डा का मान जो है 0.022 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है। यहाँ एक्सपेरिमेंटल देखते हैं तो जो सैद्धांतिक मान 0.0242 एंगस्ट्रॉम से काफी मेल खाता है। इस प्रकार से हम इसका प्रायोगिक वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यानी आज का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने ये देखा कि जो हमारा कॉम्पटन इफेक्ट था, कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर ये दिखा हमने कि आपतित विकिरण और एक प्रकीर्णित किरण, आपतित विकिरण का जो तरंगदैर्ध्य का मान था लैम्डा, और प्रकीर्णित किरण जो थे उसका तरंगदैर्ध्य का मान था लैम्डा डैश। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डेल लैम्डा, और वो डेल लैम्डा कितना होता है और वो किसके ऊपर निर्भर करता है, वो हमने ये देखा कि वो न तो कण की प्रकृति पर निर्भर करता है और न ही वो जो है न तो आपतित विकिरण के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है और न ही वो कण की प्रकृति पर निर्भर करता है, वरन ये जो डेल लैम्डा का मान है वो जो प्रकीर्णित कोण है, प्रकीर्णन के कोण जो है थीटा जो है बन रहा है उस पर निर्भर करता है। और इस प्रकार से हम इसके डेल लैम्डा की कैलकुलेशन करते हैं, और डेल लैम्डा की जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें हमने एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल जो मान प्राप्त किए वो दोनों लगभग समान प्राप्त होते हैं। डेल लैम्डा का मान एक हमने प्राप्त किया 0.0242 एंगस्ट्रॉम, और दूसरा हमने एक्सपेरिमेंटल रूप में ज्ञात किया वो किया हमने 0.022 एंगस्ट्रॉम, जो ये बताते हैं कि ये प्रायोगिक और सैद्धांतिक मान काफी मेल खाते हैं, यानी ये नियर बाई सेम होते हैं। और इस प्रकार से हम कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या कर सकते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक होगा उसको हम अगले वीडियो लेक्चर के अंदर सुन पाएंगे और देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।